केमिस्ट्री और कार्बन तथा उसके यौगिक है इस टॉपिक। कार्बन तथा उसके यौगिक। जिस यौगिक में कार्बन उपस्थित होते हैं उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन उपस्थित नहीं हो उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जिस यौगिक में कार्बन उपस्थित होते हैं उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और जिसमें नहीं उपस्थित होते हैं उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे CCl4 ये कार्बनिक यौगिक है। NaCl ये क्या है तो अकार्बनिक यौगिक है। NH2CON NH2 इसमें भी क्या है तो ये कार्बनिक यौगिक है। और NH3 अमोनिया क्या है तो ये कार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है अमोनिया। कार्बन क्या है तो कार्बन अधातु होती है और परमाणु संख्या कितना 6 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होती है कार्बन के, 2 और 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 4 होते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन कितने 2 होते हैं कार्बन में, और संयोजकता 4 होंगे, 2 4, तो ये लास्ट में 4 है तो 4 हो जाएगा संयोजकता। परमाणु भार कितना 12 है, हो जाएंगे 12। सार्वभौमिक तत्व है और श्रृंखलन गुण पाए जाते हैं कार्बन में। कार्बन में श्रृंखलन गुण पाया जाता है और सर्वाधिक यौगिक बनाता है। सर्वाधिक यौगिक बनाता है कार्बन। सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करता है कौन तो कार्बन करता है। सहसंयोजी यौगिक का निर्माण कार्बन करता है। जीवाश्म आयु का पता लगाता है कौन कार्बन। जीवाश्म आयु यानी C14 का आयु पता लगाता है कार्बन। पहला कार्बनिक यौगिक कौन था तो यूरिया था, जो पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया। नेक्स्ट है बर्जिलियस। बर्जिलियस की खोज उत्प्रेरक और प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल की खोज किया था बर्जिलियस के द्वारा। जीवन का शक्ति सिद्धांत दिया था बर्जिलियस ने। जीवन के शक्ति सिद्धांत कौन दिया था बर्जिलियस। बर्जिलियस के अनुसार कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही पाया जाता है और निर्जीव में नहीं। कार्बनिक यौगिक किसमें केवल सजीव में ही पाए जाते हैं, निर्जीव में नहीं। और कार्बनिक यौगिक का निर्माण भी नहीं किया जा सकता। कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही पाया जाता है, निर्जीव में नहीं। और कार्बनिक यौगिक का निर्माण भी नहीं किया जा सकता। ये बर्जिलियस ने कहा था कार्बनिक यौगिक केवल सजीव में ही पाया जाता है, निर्जीव में नहीं। और कार्बनिक यौगिक का निर्माण भी नहीं किया जा सकता। बर्जिलियस का शिष्य कौन था तो बोलर था। बर्जिलियस का शिष्य था बोलर। बोलर ने सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया था। किसने, बोलर ने किया था। बोलर के द्वारा कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया गया था और पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया बना NH2CO NH2। यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2। बोलर ने अमोनिया साइनेट यानी NH4CNO को संश्लेषण किया और यूरिया बन गया NH2CO NH2। अमोनिया साइनेट को संश्लेषण करके यूरिया बनाया था बोलर ने। अमोनियम साइनेट को संश्लेषण करके यूरिया बनाया था। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना 46% है यूरिया में नाइट्रोजन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं तो कम क्रियाशील होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं तो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। असंतृप्त ज़्यादा क्रियाशील होंगे और कम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील होते हैं संतृप्त। जैसे एल्कीन या पैराफिन ये सब क्या है तो संतृप्त है। एल्कीन का CnH2n+2 हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड इसमें होता है और N प्रत्यय होता है, N प्रत्यय रहेगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन पैराफिन भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन जिसमें ओलेफिन आता है, एल्काइन में एसिटिलीन आता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन आएगा एल्कीन जिसे ओलेफिन कहा जाता है, एल्काइन यानी एसिटिलीन कहा जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन यानी ओलेफिन कहते हैं, एल्काइन में एसिटिलीन कहते हैं, एल्काइन को एसिटिलीन कहते हैं। एल्कीन का CnH2n होगा और एसिटिलीन का CnH2n-2 हो जाए। और इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन में डबल CnH2n और एल्काइन को ही क्या बोलते हैं एसिटिलीन बोलते हैं और एल्कीन को ओलेफिन बोलते हैं, एल्कीन के पैराफिन कहते हैं। एल्कीन को ओलेफिन CnH2n
प्लस इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, और एल्काइन में एसिटिलीन CnH2n-2 ये ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। मुख्य तत्व और निब प्रत्यय होता है, इन प्रत्यय तो है एल्केन का CnH2n+2 और एल्केन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। मेथ का मिथेन CH4 और इसमें मिथेन नहीं होता, एल्केन में मिथेन नहीं होता, ना ही मिथाइन होता है, ठीक है। एथ में एथेन C2H6 एथेन होता है, और एथीन कहेगा तो C2H4 हो जाएगा। एथ का C2H6 हो जाएगा एथेन, और एथीन कहेगा तो C2H4 हो जाएगा। एथाइन कहेगा तो CnH2n तो C2H2 एथाइन हो गया, C2H2 एथाइन। एथीन कहेगा C2H4 हो जाएगा एथीन, और एथेन कहेगा तो C2CnH2n+2 प्रोपेन C3H8 हो जाएगा, प्रोपीन C3H6 हो जाएगा, और प्रोपाइन कहेगा तो C3H4 हो जाएगा। ब्यूटेन C4H10 हो जाएगा, तो ब्यूटीन कहेगा C4H10, ब्यूटाइन होगा C4C6 हो जाएगा। और पेंटेन क्या C5H12 होगा, पेंटेन क्या हो जाएगा C5H10, और पेंटाइन क्या C5H8 हो जाएगा। हेक्सेन क्या हो जाएगा तो C6H14 हो जाएगा, और हेक्सीन क्या हो जाएगा C6H12 हो, हेक्साइन क्या 6,6H10 हो जाएगा। उसी प्रकार से दिया गया, देखो एथ मिथ एथ प्रो बीट पेंट हेक्स हेप्टे ऑक्टेन नोनेन डेकेन। जब एक कार्बन रहेगा तो ANE होगा एक कार्बन, जब दो कार्बन रहेगा तो ENE हो जाएगा, और 3 कार्बन रहेगा तो BiNE जुट जाएगा 3 कार्बन में। ब्यूटेन का सूत्र C4H10 होता है, और इसका ये आणविक सूत्र हो गया, और संगणित CH3 ये ब्यूटेन का सूत्र हो गया। इसमें कार्बन के वो 1 2 3 4, और कार्बन के बाहर कितना 3 1 4 हो गया, 3 वो इधर 4 वो, और इसमें कितना कार्बन 4 वो, तो 2 4 वो हाइड्रोजन हो गया, और इधर भी 1 हाइड्रोजन और 2 1 3 हाइड्रोजन, और एक वाला ये 4 हाइड्रोजन हो गया, ये 3 1 4 हाइड्रोजन हो गया, तो CH3 CH2 हो जाएगा ब्यूटेन का। और इसी प्रकार 2 ब्यूटेन तो C4H8 हो जाएगा 2 ब्यूटेन, तो मीथ ईथ प्रोप ब्यूटेन, तो ये 4 कार्बन हो जाएगा इसमें, और C4 तो 4 वो 4 हो गया, H8 तो 3 3 3 6 6 2 8 हो गया, तो CH3 ऐसे करके लिख देंगे ब्यूटेन का। नेक्स्ट है क्रियाशील फंक्शनल ग्रुप, तो एल्कोहल का OH होता है, और वो संरचना O-OH हो जाएगा, OH, और CnH2n+1 OH हो जाता है। अणुसूत्र में एल्कोहल का CnH2n+1 OH, CnH2n+1 OH किसका है एल्कोहल का। एल्डिहाइड का CHO हो जाएगा, COOH किसका संरचना तो एल्डिहाइड का, और इसका CnH2n+1 CHO हो जाएगा। CnH2n+1 CHO अणुसूत्र होता है एल्डिहाइड का CHO, CnH2n+1 CHO इसका एल्डिहाइड का होता है। नेक्स्ट कार्बोजेलिक एसिड, इसका COOH होता है, और CnH2n+1 COOH होता है। कार्बोजेलिक एसिड COOH CnH2n+1 COOH होता है, CnH2n1+1 COOH होता है। कीटोन का CO होता है, और CnH2n CO होता है, CnH2n CO होता है, और कीटोन का CO हो जाता है। एमीन का NH2 होता है, और इसका CnH2n+1 NH2 हो जाएगा, CnH2n+1 NH2 एमीन NH2 होता है। एस्टर के COOR होता है, CnH2n+1 COOR होता है एस्टर का, और ईथर का O हो जाएगा, ईथर का CnH2n+2 O, तो इसका सबका क्या है तो अल्कोहल, और अणुसूत्र दिया गया, तो अल्कोहल के OH CnH2n+1 OH, एल्डिहाइड का CHO CnH2n+1 और CHO, कार्बोजेलिक का COOH CnH2n+1 COOH, और कीटोन का CO CnH2n CO हो जाएगा। NH2 CnH2n+1, कीटोन में केवल CnH2n होता, और CnH2n+1 और NH2 एमीन COOR एस्टर्स, तो CnH2n+1 COOR, और ईथर का CnH2n+2 और O हो जाएगा ईथर का।
एल्कोहल ऑल ग्रुप में इसका प्रत्यय होता है, एल्डिहाइड का अल प्रत्यय होता है, कार्बोजेलिक के ओइक होता है, कीटोन का ओन हो जाता है और अमीन के मीन हो जाता है, और एस्टर के एस्टर होता है, ऑक्सी के ईथर के ऑक्सी हो जाता है। पेंटेनॉन को नॉन हो जाता है, क्रियाशीलता CO हो जाता है कीटोन समूह का। हेक्सोनोइक का ओइक हो जाएगा और क्रियाशीलता COOH कार्बोजेलिक हो जाएगा। एथेनॉक्सी के वो हो जाएगा कीटोन, इसका कार्बोजेलिक है, इसका ग्रुप क्या हो जाएगा O एथेनॉक्सी के, और हेक्सोनोइक के कार्बोजेलिक एसिड हो जाएगा ओइक, और एथेनॉक्सी के ऑक्सी प्रत्यय है तो O हो जाएगा। एल्कील या एल्काइल से समूह की शाखा कहा जाता है, एल्कील या एल्काइल को समूह का शाखा कहा जाता है। एल्कील या एल्काइल का प्रत्यय क्या होता है, ली या इल हो जाता है। एल्कील और एल्काइल का अनुसूत्र CnH2n+1 होता है, CnH2n+1 होता है एल्कील या एल्काइल का अनुसूत्र, इसमें एक हाइड्रोजन घटा दें। अल्कोहल का OH प्रत्यय ऑल होता है, जिसका CnH2n+1 OH होता है। मेथनॉल अल्कोहल के मेथनॉल या IPA होता है, अणुसूत्र CH3OH होता है, CH3OH होता है। साधारण नाम मेथिल अल्कोहल होता है, अल्कोहल का मेथिल अल्कोहल, संरचना COH होता है, और संगणित सूत्र क्या होता है अल्कोहल का, CH3OH होता है, CH3OH इसका सूत्र होता है अल्कोहल का, और यह जहरीला शराब होता है, और इसे बोर्ड स्पिरिट यानी मेथनॉल कहा जाता है। पीने के पश्चात अंधापन, पागलपन और मृत्यु हो जाता है मेथनॉल के पीने के बाद। नेक्स्ट है एथेनॉल। एथेनॉल इसका IPA नेम एथेनॉल होता है, इसका अनुसूत्र C2H5OH होता है, C2H5OH मेथनॉल एथेनॉल का सूत्र, और इसका संगणित में करेंगे तो CH2OH हो जाएगा, CH3CH2OH एथेनॉल का सूत्र होता है। और साधारण एथिल अल्कोहल या एथाइल अल्कोहल कहते हैं, एथेनॉल को एथिल अल्कोहल या एथाइल अल्कोहल कहते हैं, एथिल अल्कोहल या एथाइल अल्कोहल कहते हैं एथेनॉल को। एथेनॉल पेय योग्य शराब होते हैं। एथेनॉल का प्रभाव होता है नशा, बेहोशी, आलसपन, सुस्ती, सेरेबेलम का अनियंत्रित, लीवर खराब हो जाना, ये एथेनॉल से हो जाता है। एल्कोहल के उपयोग से सिरप बनाया जाता है, टॉनिक बनाया जाता है, टिंचर आयोडीन बनाया जाता है, और आयोडीन भी बनाया जाता है एथेनॉल अल्कोहल मिलाकर। एथेनॉल बनाने की विधि, गन्ना के रस तथा चीनी के सुक्रोज पाया जाता है, चीनी में सुक्रोज पाया जाता है, और उससे अभिक्रिया करके सुक्रोज है जो इन्वर्टेज में चेंज कर देगा, सुक्रोज का C12H11 इन्वर्टेज में चेंज करके ग्लूकोज का निर्माण कर देगा। ग्लूकोज है जो जाइमेज है जो एंजाइम है एथेनॉल में परिवर्तित कर देगा, एथेनॉल में। सुक्रोज किसमें, सुक्रोज इन्वर्टेज को ग्लूकोज में, और ग्लूकोज है जो जाइमेज को एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। सुक्रोज को इन्वर्टेज है जो ग्लूकोज में चेंज करेगा, ग्लूकोज है जो जाइमेज एंजाइम से मिलकर एथेनॉल में चेंज कर देगा। किण्वन विधि द्वारा शराब बनाया जाता है, ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव किण्वन प्रोसेस से बनती है। नेक्स्ट है आइसोमर। वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो उसे समाव्यापी कहते हैं। वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र क्या हो, अलग अलग होता है, उसे समाव्यापी कहते हैं। इस घटना को समाव्याप्यता कहा जाता है। और इसका सूत्र होता है ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन C4H10 होता है, और इसकी 2 समाव्याप्यता होती है। नॉर्मल ब्यूटेन का कितना, 2 समाव्याप्यता। और आइसोब्यूटेन समाव्याप्यता 2 होती है, इसका नॉर्मल ब्यूटेन, दूसरा आइसोब्यूटेन होते हैं, 2 समाव्याप्यता। नॉर्मल ब्यूटेन एक, दूसरा आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट है ये नॉर्मल पेंटेन हो गया, पेंटेन में 5 कार्बन, और ये आइसोपेंटेन में कितना, इसमें 5 कार्बन, लेकिन ये क्या रहता है आइसोपेंटेन में, ये शाखित यानी ब्रांच में रहता है। और नियोपेंटेन में भी क्या है, तो इसमें कार्बन है लेकिन बीच वाला में इससे दोनों तरफ शाखित रहता है। तो पेंटेन का 3 होता है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। पेंटेन का 3 समाव्याप्यता और ब्यूटेन का 2 रहता है आइसोमर। समाव्याप्यता निकालने का सूत्र क्या है, तो एल्केन का सूत्र होता है 2n पर पावर -4 + 1 होता है। तो ब्यूटेन का कितना 4 है।
तो इसमें कितना होता है 4, ब्यूटेन के कार्बन की संख्या कितना 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 और प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 2 पर 0 तो 1 और 1 1 क्या हो जाएगा 2। ये आइसोमर निकालने का तो 2 पर पावर n-4 प्लस 1, जैसे पेंटेन में 5 है तो 2 पर पावर n-1, तो ये n बराबर कितना 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो 2 पर पावर 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3, हेक्सेन में कितना तो 2 पर पावर n-4, तो 2 पर पावर 6 है, ये 6 यानी हेक्सेन है तो 6 - 4 करेंगे तो 2, तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5। नेक्स्ट है समाव्ययता के प्रकार, इसमें श्रृंखला चेन में होता है, दूसरा पोजीशन में होता है, तीसरा फंक्शनल में होता है। श्रृंखला स्थान और क्रियाशील में होता है। सी के चैन टूटने पर श्रृंखला होता है, क्रियाशील समूह पर स्थान बदलने पर पोजीशन हो जाता है। क्रियाशील समूह में परिवर्तन OH से होता है, CH C होता है और कार्बोजेलिक है। ये कीटोन हो गया, ये क्या एल्डिहाइड हो गया, और ये क्या कार्बोजेलिक एसिड है। स्थान समव्ययता के उदाहरण दिए गए सब। नेक्स्ट है नोट में करा कि यह सभी उदाहरण में क्रियाशील समूह के स्थान बदल रहा है और इसलिए यह स्थान समव्ययता कहलाता है। यह सभी क्या कर रहा है तो उदाहरण में क्रियाशील के समूह में अपना जगह को चेंज कर रहे हैं, इसलिए यह स्थान को क्या कहते हैं समव्ययता कहते हैं। क्रियाशील समव्ययता के उदाहरण कौन कौन है तो ये C4H10 और वो तो ये क्या इथेनॉल हो गया, और इसका C4H10H इसका भी है, तो 2 प्रकार के समव्ययता और इसमें क्रियाशील समूह में परिवर्तन हो गया अर्थात क्रियाशील का समव्ययता कहलाएगा। देखो CH3 से CH2 और लास्ट में OH है, CH3 CH2 और इसमें क्या है तो O कीटोन है और CH2 CH3 ये क्या है तो ये कीटोन हो गया। ये भी क्या C4H10 ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है लेकिन बिटनॉल हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट है एथाइन यानी एसिटिलीन कहा जाता है, एथाइन को एसिटिलीन कहते हैं और इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं एसिटिलीन में, कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए, गैस बिल्डिंग के लिए, और इसका भी क्रिया कैल्शियम कार्बाइड से जब जल में मिलता है तो एथिलीन बनता है। इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बाइड से जब रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम कार्बाइड जल से रिएक्शन करेगा तो एसिटिलीन का निर्माण करेगा, और प्राकृतिक रूप से फल पकना एथिलीन एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है प्राकृतिक रूप से। एथिलीन और एसिटिलीन से क्या होता है तो कृत्रिम रूप से पकता है। नेक्स्ट जल है, जल का 2 भागों में बांटा गया, एक सॉफ्ट वाटर दूसरा हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर में क्या होता है तो झाग बनता है और अपमार्जक भी झाग बनाता है, साबुन भी झाग बनाता है, अपमार्जक भी झाग बनाएगा सॉफ्ट वाटर में और हार्ड वाटर में साबुन नहीं झाग बनेगा और अपमार्जक झाग बनाएगा। नेक्स्ट है कठोर जल। कठोर जल में अस्थायी यानी अस्थायी कठोरता होता है, दूसरा अस्थायी कठोरता है। और कैल्शियम मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स में जब जल उपस्थित हो तो अस्थायी कठोरता बनती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट से जब जल में उपस्थित होती है अस्थायी कठोरता कब बनेगा जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से जल में उपस्थित हो, बाइकार्बोनेट जल में उपस्थित होती है कैल्शियम मैग्नीशियम की तो अस्थायी कठोरता बनती है। और इसका उपचार जल को उबालकर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्लॉर्क विधि होती है, अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्लॉर्क विधि। और इसका उपचार क्या है अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए तो जल को उबालकर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिला देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे या जल को उबाल देंगे, अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगा। अस्थायी कठोरता दूर करने क्लॉर्क विधि। अस्थायी कठोरता में कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में उपस्थित हो जाता है। नेक्स्ट है अस्थायी कठोरता, ये परमानेंट हार्ड कहा जाता है। इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम का सल्फेट या क्लोरेट या नाइट्रेट का उपस्थिति होती है। कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोरेट का नाइट्रेट उपस्थित रहता है। कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोरेट या नाइट्रेट, सल्फेट क्लोरेट या नाइट्रेट उपस्थित रहता है जिसके कारण अस्थायी कठोरता होती है। और इसका उपचार के लिए अस्थायी कठोरता में सोडियम कार्बोनेट और रेजिन का तेल का प्रयोग करते हैं। अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट और रेजिन मिलाया जाता है।
सोडियम कार्बोनेट और रेजिन, सोडियम कार्बोनेट और रेजिन मिलाएगा स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। और इसका स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए दो विधि होते हैं, एक परम्यूटेट विधि और दूसरा जियोलाइट विधि। परम्यूटेट विधि और जियोलाइट विधि क्या है, तो स्थायी कठोरता को दूर करने की विधि है परम्यूटेट और जियोलाइट। और क्लार्क विधि जो अस्थायी कठोरता को दूर करती है। इसमें अस्थायी कठोरता के होने के कारण सल्फेट और क्लोरेट और नाइट्रेट की उपस्थिति होती है, और इसमें अस्थायी कठोरता में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जल को उबालकर अस्थायी कठोरता दूर करते हैं। नेक्स्ट है साबुन। साबुन बनाने की विधि को साबुनीकरण कहते हैं। साबुन के निर्माण लंबी श्रृंखला वाले उच्च बसीय सोडियम और पोटेशियम के लवण के बहुलकपन को साबुन कहते हैं। साबुन का निर्माण क्या है, तो लंबी श्रृंखला वाले उच्च बसीय होते हैं जिसमें सोडियम और पोटेशियम के लवण का बहुलकपन को साबुन कहा जाता है। साबुन बनाने में अम्ल का प्रयोग किया जाता है 3 अम्ल के, एक पामेटिक, दूसरा एस्टेरिक, तीसरा ओलिक अम्ल होते हैं। पामेटिक अम्ल, दूसरा एस्टेरिक अम्ल और तीसरा ओलिक अम्ल, तीन अम्ल है जो साबुन मिलकर बनाती है। पहला पामेटिक, दूसरा एस्टेरिक, तीसरा ओलिक अम्ल। पामेटिक अम्ल का इसमें C15H31 COOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं, तब जाके इसमें C15 और H30 बना COONA प्लस जल के मिलाकर क्या बन जाती है, ग्लिसरॉल बन जाता है। ये क्या है, तो साबुन हो जाएगा। पामेटिक अम्ल C15H31 COOH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। साबुन बनाना चाहिए C15 और H31 COONA और जल का निर्माण करते हैं एस्टेरिक CH17 और H35 COOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। और इसमें साबुन C17 और H35 COONA प्लस जल का निर्माण ग्लिसरॉल करता है। नेक्स्ट है ओलिक अम्ल C17 और H33 COOH प्लस NOH होता है, और C17 और H33 COONA और H2 इसका रिएक्शन करके बन जाता है, तो ये ओलिक अम्ल हो गया। और ये क्या हो गया, ग्लिसरॉल हो गया। सब ग्लिसरॉल बनेगा, ठीक ना। साला ये है क्या, साबुन बनाने की 3 विधि याद रखो बस, पामेटिक, एस्टेरिक और ओलिक। साबुन के उत्पादन के रूप में ग्लिसरॉल होता है। साबुन के उत्पाद में ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। ये साबुन का संरचना है इतना बड़ा लंबा, और COON प्लस H2O और इसका ये पूछ है, ये शीर्ष है। शीर्ष को जल प्रेमी कहते हैं, और ये पूछ है यानी टेल। धुलेगा मैल या तेल बसा धुलेगा। साबुन क्या, साबुन एक कठोर जल के साथ झाग नहीं देता। ये लंबी श्रृंखला और उच्च बसीय अम्ल होते हैं, सोडियम पोटेशियम के लवण होते हैं। साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है, लंबी श्रृंखला और उच्च बसीय होते हैं। इसमें क्या होते हैं, कम प्रदूषण होते हैं। साबुन अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग देता है, उच्च अल्कोहल वाला सल्फोनेट होता है। और साबुन उच्च बसीय वाला सोडियम पोटेशियम के लवण होगा, और उच्च अल्कोहल वाला सल्फोनेट होता है। अपमार्जक ने डिटर्जेंट, ज़्यादा प्रदूषण करता है कौन, डिटर्जेंट। नेक्स्ट है एरोमेटिक कंपाउंड, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, जिसमें जैसे बेंजीन हो गया, और बेंजीन का एरोमेटिक कंपाउंड है, और इसमें सिग्मा 22 हो जाएगा, पाई बॉन्ड 3 हो जाएगा। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन बेंजीन का कितना, sp2 है। बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, सिग्मा 12 पाई 3 और हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। नेक्स्ट है बेंजीन का निर्माण तीन होता है। पहला इसका फिनॉल हो गया, जिसे ट्राइनाइट्रोफिनॉल कहा जाता है। और दूसरा टोइलिन हो गया, ट्राइनाइट्रोटोलिन हो गया। तीसरा एनिलीन है, क्या है, तो एमिनो बेंजीन कहा जाता है एनिलीन को, ठीक ना। और इसमें बेंजीन में OH जोड़ा जाता है, जैसे बेंजीन है, ये बेंजीन है 6 कार्बन वाला, और इसमें OH जोड़ देंगे तो बेंजीन हो जाएगा। और इसमें CH3 जोड़ देंगे, इसमें CH3 बाकी हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, टोइलिन हो गया। और NH2 जोड़ देंगे बेंजीन में तो ये एनिलीन यानी एमिनो बेंजीन हो जाएगा। ट्राइनाइट्रो बेंजीन इस कहते हैं TNT, और ट्राइनाइट्रोटोलिन ये विस्फोटक है, सब तीनों के तीनों विस्फोटक पदार्थ होते हैं। ट्राइनाइट्रोफिनॉल और ट्राइनाइट्रोबिंजोन, जिसे ट्राइनाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक अम्ल कहा जाता है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल को। RDX विस्फोटक है, इसे प्लास्टिक विस्फोटक कहा जाता है। RDX को प्लास्टिक, RDX का फुल फॉर्म रिसर्च
डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोसिव होता है। रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोसिव इसका RDX का फुल फॉर्म होता है। यह अमेरिका के साइक्लोनाइट में बना था और इटली में T4 और जर्मनी में हेक्सागोन और C4 भी बोलते हैं। RDX को अमेरिका में साइक्लोनाइट कहा जाता है, RDX को अमेरिका में, और इटली में T4 कहा जाता है, इटली में हेक्सागोन जर्मनी में कहा जाता है हेक्सागोन, RDX को हेक्सागोन, कहीं कहीं C4 भी बोला जाता है RDX को। नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन इसमें कार्बन 60 रहता है और आकृति फुटबॉल की तरह और बक्की बॉल भी कहा जाता है फ्लोरीन के, और इसमें षष्ठ फलकीय आकार यानी 20 की संख्या में पाया जाता है। षष्ठ फलकीय आकार कितनी होती है तो 20 की संख्या में, और पंच फलकीय आकार होते हैं 12 की संख्या में होते हैं पंच फलकीय। षष्ठ फलकीय कितना 20 को और पंच फलकीय आकार 12 को होते हैं। पंच फलकीय कितना 12 और षष्ठ फलकीय का है तो 20 को होता है। ये फुटबॉल की तरह आकृति होता है, इसमें कार्बन 60 होता है, ये बक्की बॉल की तरह होता है। नेक्स्ट है DDT जिसे डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोएथेन कहते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन कहते हैं DDT का, और इसका खोज पॉल हरमन मूलर ने किया था। खोज DDT का कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं DDT, इसका नाम क्या है तो लिंडेन है। DDT का इसका अन्य नाम क्या है तो लिंडेन कहा जाता है DDT का, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, इस DDT का अन्य नाम लिंडेन है। डायनामाइट क्या तो एक विस्फोटक पदार्थ है, निर्माण होता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन से होता है, इसे नोबल का तेल भी कहा जाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को। इसका खोज कौन किए थे डायनामाइट के, अल्फ्रेड नोबल के द्वारा बनाया गया था डायनामाइट। नेक्स्ट है एस्टर, जो फलों के जैसा गंध होता है और कृत्रिम मिठाई बनाने में प्रयोग किया जाता है एस्टर का। कार्बन के मुख्य 3 रूप से अप्रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। फ्लोरीन में कार्बन C60 पाया जाता है और बाकी बॉल्स पाया जाता है फ्लोरीन में। हीरा एवं ग्रेफाइट में अंतर क्या है तो ये हीरा क्या होता है कठोर पदार्थ होते हैं जबकि ग्रेफाइट मुलायम होते हैं। ये हीरा चतुष्फलकीय होते हैं और ये ग्रेफाइट क्या होते हैं तो षटफलकीय होते हैं। चतुष्फलकीय हीरा होगा और ग्रेफाइट अष्टफलकीय होंगे, और हीरा विद्युत का कुचालक होगा, ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है सुचालक होता है ग्रेफाइट, और हीरा कुचालक हो जाए। हीरा में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और ग्रेफाइट में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ग्रेफाइट में। हीरा की प्रसंस्करण sp3 है और ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। ग्रेफाइट का sp2 होता है और हीरा का sp3 होता है। हीरा का उपयोग आभूषण तथा शीशा काटने में किया जाता है। ग्रेफाइट का शुष्क सेल तथा नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। शुष्क सेल और नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का। काला हीरा का उपयोग भी शीशा काटने में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है और लेड पेंसिल में लेड का परसेंट 0% होता है। ग्रेफाइट से पेंसिल बनाया जाता है। नेक्स्ट मेटलर्जी, धातु कर्म कहा जाता है। धातु कर्म, अयस्क से धातुओं के पूरा निकालने के कर्म को क्या कहते हैं, अयस्क से धातुओं के पूरा निकालने के कर्म को धातु कर्म कहते हैं। और पृथ्वी के अंदर प्राप्त धातु युक्त पदार्थ की खनिज कहा जाता है। जो पृथ्वी के अंदर से प्राप्त धातु युक्त पदार्थ होते हैं उनसे क्या कहते हैं खनिज। नेक्स्ट है अयस्क वैसा खनिज जिससे आसानी से और कम खर्चे पर धातु प्राप्त हो। वैसा खनिज जिससे से क्या हो आसानी से और कम खर्च पर धातु प्राप्त हो उसे अयस्क कहते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं परंतु सभी अयस्क क्या होते हैं खनिज होता है। सभी खनिज क्या है तो अयस्क नहीं होते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं परंतु सभी अयस्क क्या होते हैं तो खनिज होते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं परंतु सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं। अयस्क में उपस्थित सभी अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। अयस्क में उपस्थित सभी अशुद्धि को क्या कहते हैं गैंग कहा जाता है। गैंग हटाने के जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है उसे फ्लक्स कहते हैं। गैंग के हटाने की जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है उसे फ्लक्स कहते हैं। गैंग हटाने की जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है उसे फ्लक्स। गैंग प्लस फ्लक्स मिलकर क्या बनते हैं धातुमल बनते हैं। गैंग प्लस फ्लक्स मिलकर क्या बनते हैं धातुमल बनते हैं। गैंग के हटाने की जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है उसे फ्लक्स कहते हैं। अयस्क में उपस्थित सभी अशुद्धि को क्या कहते हैं तो अयस्क में उपस्थित सभी अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। अयस्क से धातु प्राप्त करना क्या कहलाता है धातु कर्म कहलाता है। अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि अयस्क का सांद्रण होता है। अयस्क में धातुओं का ऑक्साइड में बदलना। अयस्क से धातु तो अयस्क का सांद्रण होगा। अयस्क को धातु का ऑक्साइड में बदलना। अयस्क के ऑक्साइड के अपकरण का करना।
अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि क्या होता है? तो अयस्क का सांद्रण होता है। अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना, अयस्कों को ऑक्साइड का अपकरण करना, अयस्क का शोधन यानी विद्युत धारा द्वारा करना। अयस्क का सांद्रण, अयस्क के धातु के ऑक्साइड में बदलना, अयस्क के ऑक्साइड का अपकरण करना, अयस्क के शोधन करना होता है अयस्क का मुख्य रूप से कार्य। अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि क्या है? तो पहला होगा अयस्क से सांद्रण करेंगे, अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलेंगे, अयस्क को ऑक्साइड का अपकरण करेंगे, अयस्क को शोधन यानी विद्युत धारा द्वारा करना। अयस्क का सांद्रण, गैंग को हटाने अर्थात अशुद्धि को हटाने के लिए अयस्क का सांद्रण किया जाता है। गैंग को हटाने या अशुद्धि को हटाने के लिए अयस्क का सांद्रण किया जाता है। जैसे हाथ से चुनकर अशुद्धि को आकार में बड़ा रहता है तो हाथ से चुनकर। गुरुत्वीय पृथक्करण, ये इसमें अयस्क और अशुद्धि में एक भारी और हल्का होता है, उसे गुरुत्वीय पृथक्करण द्वारा किया जाता है। तीसरा चुंबकीकरण, चौथा फैन पलवन विधि द्वारा, पांचवा गैल्वनिक विधि द्वारा, छठा निछालन के द्वारा क्या करते हैं? अलग कर दिया जाता है। पहला अयस्क से सांद्रण, गैंग से हटाने की प्रक्रिया कहा जाता है अयस्क का सांद्रण। गैंग को हटाने की प्रक्रिया को अयस्क सांद्रण कहा जाता है। हाथ से चुनकर, इस विधि में अशुद्धियों के आकार बड़ा होता है इसलिए हाथ से चुनकर हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है गुरुत्वीय पृथक्करण में कि इसमें अयस्क और अशुद्धि में कोई भारी या हल्का नहीं होना चाहिए। इसमें अयस्क और अशुद्धि में कोई भारी या हल्का होना चाहिए। गुरुत्वीय पृथक्करण में अयस्क और अशुद्धि क्या होना चाहिए? कोई भारी या कोई हल्का होना चाहिए, तब गुरुत्वीय पृथक्करण हो। नेक्स्ट है गलनिक विधि। गलनिक विधि में क्या होता है? तो इसमें अयस्क और अशुद्धि के गलनांक में क्या होते हैं? अंतर पाई जाती है। गलनिक विधि में इसमें अयस्क और अशुद्धि के गलनांक में अंतर पाई जाती है। गलनिक में अयस्क और अशुद्धि के बीच में गलनांक में अंतर पाई जाती है गलनिक विधि में। नेक्स्ट है चुंबकीय पृथक्करण, इसमें अयस्क और गैंग में कोई चुंबकीय पदार्थ होता है। अयस्क और गैंग में क्या होता है? कोई चुंबकीय पदार्थ होगा जिसके कारण चुंबकीय के द्वारा क्या होगा? पृथक्करण हो जाएगा। नेक्स्ट है फेन पलवन विधि, और इसमें सल्फाइड अयस्कों को अलग किया जाता है। सल्फाइड अयस्क फेन पलवन विधि में किसका? सल्फाइड का अलग किया जाता है। जैसे ZnS हो गया, PbS हो गया, HgS हो गया, कॉपर सल्फाइड हो गया, फेरस सल्फाइड, ये सब क्या है? तो जिंक सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, ये फेन पलवन के विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों को अलग किया जाता है। और निछालन विधि में इसमें बॉक्साइड का सांद्रण का किया जाता है। बॉक्साइड का सांद्रण निछालन, और सल्फर का कहेगा तो सल्फर को अलग किया जाता है फेन पलवन के द्वारा। बॉक्साइड को निछालन विधि द्वारा अलग किया जाता है। अयस्क का धातु क्या है? तो एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का 3 अयस्क होते हैं, बॉक्साइड, कोरंडम, क्रायोलेट। बॉक्साइड, कोरंडम, क्रायोलेट। Al2O3 इंटू 2H2, बॉक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3 इंटू 2H2। कोरंडम का Al2O3 होता है। क्रायोलाइट के सोडियम Na3AlF6 होता है। Na3AlF6 होता है क्रायोलाइट का। Na3AlF6 होता है क्रायोलाइट का। कोरंडम Al2O3 होता है, बॉक्साइट Al2O3 इंटू 2H2 होता है। नेक्स्ट है ग्लोबल साल्ट, Na2SO4 इंटू 10H2 होता है, ग्लोबल साल्ट होता है Na2SO4 इंटू 10H2। सोडियम का NaCl, चिली साल्ट पीटर का सोडियम चिली साल्ट पीटर का सोडियम नाइट्रेट होता है। और बोरेक्स भी किसका है? तो सोडियम का। तो चिली साल्ट पीटर, बोरेक्स और सोडियम, ये सब नमक, ये सब सोडियम का है। और ग्लोबल साल्ट का क्या होता है? ग्लोबल साल्ट भी क्या है? किसका है? तो सोडियम का है इसका। Na2SO4 इंटू 10H2 होता है। नेक्स्ट है पोटेशियम का 2 अयस्क है, नाइटर जिसे साल्ट पीटर कहा जाता है, KNO3 और कार्नेट लाइट। नाइटर और कार्नेलाइट किसका है? इसका पोटेशियम का। इसका नाइटर और कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का फॉर्मूला KCl MgCl इंटू 6H2, KCl MgCl2 और 6 इंटू 6H2 होता है। KCl MgCl2 और 6H2 होता है कार्नेलाइट का, और नाइटर का KNO3 होता है। नेक्स्ट है जिंक अयस्क होता है, जिंक ब्लेड और कैलामाइन। जिंक ब्लेड और कैलामाइन जिंक अयस्क है। कैलामाइन का सूत्र ZnCO3 होता है, जिंक ब्लेड के ZnS होता है। और मरकरी का सिनेबार अयस्क का HgS, और सीसा का होता है क्या? तो गलेना PbS है जो सीसा का अयस्क है। परमाणु 82 होता है सीसा का। यूरेनियम का pH ब्लेंड UO2 होता है, पिच ब्लेंड। और जस्ता और सीसा जुड़वा खनिज कहते हैं। जस्ता और सीसा को क्या कहते हैं? जुड़वा खनिज कहते हैं। मोनेजाइट कांच थोरियम का अयस्क जो तुल्ला केरल में सबसे अधिक, केरल नहीं तुल्लापल्ली आंध्र प्रदेश में थोरियम सबसे अधिक मिलता है। ठीक है, तुल्लापल्ली। सोना
इसके परमाणु संख्या 79 और कैल्बोराइट और सिल्वोनाइट। कैल्बोराइट और सिल्वोनाइट सोना के 2 अयस्क हैं। कैल्बोराइट और सिल्वोनाइट, कैल्बोराइट सिल्वोनाइट, कैल्बोराइट सिल्वोनाइट सोना के अयस्क। और चांदी का कितना होता है 47 और सोना का एटॉमिक नंबर 79। चांदी का 47 होता है, चांदी का 47 होता है एटॉमिक नंबर। इसका हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, एजेंटाइट और ब्रोमाइड, एजेंटम ब्रोमाइड, एजेंटम आयोडाइड और अर्जेंटम नाइट्रेट, ये सब अयस्क हैं। हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, अर्जेंटाइट, अर्जेंटम नाइट्रेट, अर्जेंटम ब्रोमाइड, अर्जेंटम आयोडाइड, ये सब क्या है तो चांदी के अयस्क हैं। हॉर्न सिल्वर में AgCl, Ag2, Sb2 और S2 होता है। रूबी सिल्वर अर्जेंटाइट Ag2S होता है और अर्जेंटम नाइट्रेट और अर्जेंटम ब्रोमाइड और अर्जेंटम आयोडाइड, ये क्या है तो हॉर्न सिल्वर चांदी का होता है। नोट, जर्मनी सिल्वर में क्या था कांजी नहीं, कॉपर, जिंक, निकेल में से धातु, क्यूक में पारा होता है, पारे के साथ कोई धातु नहीं मिलाया जाता है। यह सिल्वर का अयस्क नहीं होता है, ये गन और इसमें सिल्वर 0% होता है। लोहा में क्या होता है मैग्नेटाइट, हेमोटाइट, लिमोनाइट, सिडोराइट होता है। सबसे अच्छा अयस्क होता है मैग्नेटाइट होता है। भारत में सर्वाधिक लोहा अयस्क हेमेटाइट पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक अयस्क कौन पाया जाता है तो हेमेटाइट, और सबसे अच्छा अयस्क होता है मैग्नेटाइट होता है। सबसे घटिया लोहा होता है सिडोराइट होता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडोराइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडोराइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडोराइट, ये क्या है तो लोहा का। सबसे अच्छा अयस्क मैग्नेटाइट होगा, सबसे घटिया अयस्क सिडोराइट होगा। सबसे घटिया भारत में पाया जाता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट सबसे बढ़िया, सिडोराइट सबसे खराब। निस्तापन और भर्जन में अंतर क्या है तो ये दोनों के द्वारा धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। निस्तापन के द्वारा भी धातु ऑक्साइड प्राप्त होंगे और भर्जन के द्वारा भी धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। और इसमें ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म होता है और इसमें ऑक्साइड के अनुपस्थिति में गर्म होता है। निस्तापन में क्या होता है तो ऑक्साइड के अनुपस्थिति में गर्म होगा और भर्जन में ऑक्साइड की उपस्थिति में भर्जन में क्या होती है गर्म होती है। और इसमें सल्फाइड अयस्क होते हैं और भर्जन में सल्फाइड अयस्क होते हैं। और निस्तापन में सल्फेट या कार्बोनेट का अयस्क होते हैं। निस्तापन में सल्फेट या कार्बोनेट का अयस्क होते हैं निस्तापन में, और भर्जन में क्या होते हैं सल्फाइड का अयस्क होते हैं। जैसे ZnS प्लस O2, ZnS प्लस यानी जिंक सल्फाइड जो ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनेगा तो Zn प्लस SO2 को रिलीज कर देगा। भर्जन में SO2 का रिलीज करता है। और लेड सल्फाइड को ऑक्साइड से के साथ रिएक्शन करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। फिर हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड को क्या कर देगा रिलीज कर देगा। नेक्स्ट है फेरस सल्फाइड को ऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। तो भर्जन में सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करेगा रिलीज कर देगा। और ऑक्सीजन में क्या होता है निस्तापन में क्या होता है सल्फोनेट या कार्बोनेट अयस्क को क्या करेगा तो ये रिलीज करता है सल्फोनेट या सल्फेट या CO2 को। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देंगे तो क्या करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज कर देगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन और डाइऑक्साइड में रिलीज कर देगा। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट है जो सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर देगा रिलीज कर देगा। और कैल्शियम सल्फेट है जो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SO2 को रिलीज करता है। और मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम ऑक्साइड और SO2 को रिलीज कर देगा निस्तापन में। अयस्क के ऑक्साइड का अपकरण क्या होता है तो इसके द्वारा धातु के ऑक्साइड अशुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। इसके द्वारा क्या होगा धातु के ऑक्साइड से अशुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। इसके द्वारा क्या होगा तो धातु के ऑक्साइड से अशुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। इसके द्वारा धातु के ऑक्साइड से अशुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है अयस्क के ऑक्साइड के कारण। जैसे जिंक ऑक्साइड है जो कार्बन मिलेगा तो क्या हो जाएगा जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो CO2 रिलीज कर देगा और जिंक अलग हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम और CO2 को क्या कर देगा रिलीज कर देगा। कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। सोडियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम अलग हो जाएगा, CO2 गैस रिलीज होगा। लेड ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो लेड अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा। नेक्स्ट है फेरिक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फेरस अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्युमिनियम ऑक्साइड है जो कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्युमिनियम अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा।
धातु शोधन में इसमें प्राप्त अशुद्ध धातु के वैद्युत अपघटन किया जाता है, जिसमें 99.9% शुद्ध धातु होते हैं। धातु शोधन में क्या होता है, तो इसमें प्राप्त अशुद्ध धातु के वैद्युत अपघटन किया जाता है। अशुद्ध धातु का वैद्युत अपघटन किया जाता है, जिसमें हमें 99.9% शुद्ध धातु प्राप्त होता है धातु शोधन में। नेक्स्ट है वैद्युत अपघटन करने के लिए क्या क्या लेते हैं, तो वैद्युत अपघट पदार्थ, दूसरा वैद्युत अपघटनीय बर्तन, और तीसरा एनोड जिससे पॉजिटिव होता है, और तीसरा कैथोड होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है कैथोड पर, और पाँचवा में बैटरी या सेल रहता है। तो वैद्युत अपघटन में विद्युत अपघट होगा, वैद्युत अपघटनीय बर्तन रहेगा, एनोड रहेगा, कैथोड रहेगा, बैटरी सेल होता है। और एनोड पर अशुद्ध धातु जिसे शुद्ध करना होता है, अशुद्ध धातु जिसे शुद्ध करना होता है उसे एनोड पर बनाते हैं। यह मोटा होता है एनोड मोटा होता है, और एनोड पर अशुद्ध धातु के रखा जाता है शुद्ध करने के लिए। एनोड पर अशुद्ध धातु को शुद्ध करने के लिए कहाँ रखा जाएगा, एनोड पर। यह मोटा होता है। और कैथोड क्या होता है, शुद्ध धातु के कैथोड पर बनाया जाता है। शुद्ध धातु के कैथोड पर क्या रहता है, तो कैथोड पर रहता है शुद्ध धातु, जो पतला छड़का होता है शुद्ध कैथोड पतला छड़का रहता है, एनोड मोटर रहता है। कैथोड पर शुद्ध धातु पाया जाता है, एनोड पर अशुद्ध धातु होता है शुद्ध होने के लिए। और इस प्रकार शोधन की प्रक्रिया में अशुद्ध धातु शुद्ध धातु के कैथोड पर जमा हो जाता है। इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु है जो शुद्ध होकर कैथोड पर जमा हो जाता है, और तथा अशुद्धि कीचड़ के रूप में नीचे बढ़ जाते हैं। ये विद्युत अपघट है, और ये विद्युत अपघटनीय बर्तन है, ठीक है ना। ये विद्युत अपघट है, और ये क्या कीचड़ नीचे बैठ गया, और ये बैटरी है, तो यही विद्युत अपघटन होगा। नेक्स्ट है पॉलीमर है जो बहुत सारा एकलक मिलने से बहुलक बनता है पॉलीमर का, और इसमें पॉलीएथिलीन C2H4 वोल्टवाइज N हो जाएगा पॉलीमर। जैसे इसमें 2 कार्बन है और दोनों के बीच डबल बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्लस N प्लस H2 होते हैं। तो C2H4N इसका पॉलीथीन का सूत्र हो गया। बहुलक क्या होते हैं, तो एकलक होते हैं बहुलक, और लड्डू बूंदिया बहुलक एकलक होते हैं। पॉलीटेक्निक होता है, और पॉलीथीन क्या होते हैं, तो एथीन होता है। पॉलीटेक्निक क्या होगा, टेक्निक होगा, लड्डू बूंदिया हो जाएगा, बहुलक एकलक हो जाएगा। और पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होते हैं, तो विनाइल क्लोराइड हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड का एकलक हो जाएगा। पॉलीकार्बोनेट का कार्बोनेट बहुलक हो जाएगा। पॉलीएस्टीन का एस्टीन क्या होता है, बहुलक होता है। पॉलीप्रोपीन का प्रोपीन क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। और प्राकृतिक रबड़ का बहुलक आइसोप्रीन हो जाता है। तो बहुलक और एकलक, तो जैसे लड्डू बन गए तो छोटे छोटे बूंदिया से बनता लड्डू, उसी प्रकार टेक्निक से बनता। और पॉलीथीन किससे, तो एथीन इसका एकलक हो गया। पॉलीविनाइल क्लोराइड किसका, विनाइल क्लोराइड एकलक हो गया। कार्बोनेट का एकलक हो गया पॉलीकार्बोनेट का। पॉलीएस्टीन का क्या हो गया, एकलक हो गया एस्टीन। और पॉलीप्रोपीन बहुलक है, और एकलक पॉलीप्रोपीन का प्रोपीन हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन हो जाएगा इसका एकलक, और कृत्रिम रबड़ का नियोप्रीन हो जाएगा। बैकेलाइट में फोइनॉल और फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। नायलॉन में कैप्रोलैक्टम होता है नायलॉन 6 में एडिपिक एसिड होता है नायलॉन 6 में एडिपिक एसिड। नायलॉन 6 में कैप्रोलैक्टम, नायलॉन 6 का एकलक किया तो कैप्रोलैक्टम। नायलॉन 6 का एडिपिक एसिड होता है। बैकेलाइट का फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड होता है, बैकेलाइट का फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। कृत्रिम रबड़ का नियोप्रीन होता है, प्राकृतिक रबड़ का आइसोप्रीन। कृत्रिम रबड़ नियोप्रीन और प्राकृतिक रबड़ का तो आइसोप्रीन। और पॉलीप्रोपीन का एकलक क्या होगा, प्रोपीन होता है। बहुलक 3 भागों में बांटा गया, प्राकृतिक रबड़, दूसरा अर्धसंश्लेषित रबड़, और तीसरा कृत्रिम। प्राकृतिक रबड़ में सेल्यूलोज, स्टार्च और रबड़ ये 3 होते हैं। सेल्यूलोज, स्टार्च और रबड़ ये प्राकृतिक रबड़ होते हैं। सेल्यूलोज, स्टार्च, रबड़ क्या है, तो प्राकृतिक है। अर्धसंश्लेषित रबड़ में रेयॉन आ जाता है। अर्धसंश्लेषित में कौन आता है, रेयॉन। अर्धसंश्लेषित रबड़ में रेयॉन आ जाता है। और कृत्रिम रबड़ में बहुलक क्या है, तो पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और कृत्रिम रबड़ और बैकेलाइट। पॉलीथीन, पीवीसी, कृत्रिम रबड़, बैकेलाइट। पॉलीथीन, पीवीसी और कृत्रिम रबड़, बैकेलाइट, ये सब क्या है, तो कृत्रिम बहुलक है। पॉलीथीन, पीवीसी, कृत्रिम रबड़ और बैकेलाइट क्या है, तो कृत्रिम बहुलक है। अर्धसंश्लेषित क्या है, तो रेयॉन। और सेल्यूलोज, स्टार्च और रबड़ क्या है, तो प्राकृतिक रबड़ है। सेल्यूलोज, स्टार्च और रबड़ प्राकृतिक रबड़ हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लास्टिक में जो 2 भाग में बांटा गया, एक थर्मोप्लास्टिक होता है, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है।
पहला थर्मोप्लास्टिक, इसमें उष्मीय प्लास्टिक कहा जाता है, थर्मोप्लास्टिक को उष्मीय प्लास्टिक, और इसका गर्म करने पर मुलायम हो जाता है थर्मोप्लास्टिक, और ठंडक होने पर क्या हो जाता है, कठोर होता है, और बहुत बार ये दोहराते रहती है। और इसमें क्या होता है, तो ठंडा करने पर कठोर, तो ये भौतिक परिवर्तन होता है जिसका प्रयोग बार बार, थर्मोप्लास्टिक का यूज बार बार किया जा सकता है। गर्म करने पर मुलायम हो जाएगा और ठंडा करने पर हार्ड हो जाएगा। और इसका थर्मोप्लास्टिक क्या है, तो ये भौतिक परिवर्तन है और जिसका प्रयोग बार बार किया जाता है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार यूज होने के बाद उसका कोई यूज नहीं होगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। जैसे पीवीसी क्या है, तो पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, पॉलीकार्बोनेट, ये सब क्या है, तो थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक में कौन कौन, पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, पॉलीकार्बोनेट, पीवीसी, पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, पॉलीकार्बोनेट, ये सब क्या है, तो थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होता है, गर्म ताप होता है जो दृढ़ प्लास्टिक होता है, इसका यूज केवल एक बार होता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। इसे गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। जैसे बैकेलाइट और कैलामाइन, बैकेलाइट और कैलामाइन किसका, थर्मोसेटिंग का प्लास्टिक है। बैकेलाइट, कैलामाइन, थर्मोसेटिंग, और पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन और पॉलीकार्बोनेट, पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन और पॉलीकार्बोनेट किसका है, तो थर्मो प्लास्टिक का। और थर्मोसेटिंग में दो है, कैलामाइन और बैकेलाइट, कैलामाइन और बैकेलाइट। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में दो, कैलामाइन और बैकेलाइट, कैलामाइन और बैकेलाइट, कैलामाइन और बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। पीवीसी इसका पॉलीविनाइल क्लोराइड कहा जाता है, ये थर्मोप्लास्टिक है, उपयोग पानी वाला पाइप में, ब्लड बैग में और प्लास्टिक चदरा में। प्लास्टिक चदरा में पीवीसी रहता है, ब्लड बैग रहता है जो ब्लड बैग, उसमें पीवीसी रहता है, और पानी वाला पाइप में भी क्या रहता है, पीवीसी रहता है। बैकेलाइट और क्या, बैकेलाइट और कैलामाइन, ये बैकेलाइट क्या है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और इसमें फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक होता है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का बैकेलाइट होता है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। इलेक्ट्रिक बोर्ड, गुड नाइट कवर, बर्तन कुकर, ये सब बैकेलाइट का, बर्तन कुकर का हैंडल होता है, और रेडियो कवर होता है, टीवी रिमोट का कवर होता है, ये सब बैकेलाइट के, एक बार यूज होने के बाद बार बार यूज नहीं होगा बैकेलाइट का। न चिपकने वाला बर्तन को नेट टेफ्लॉन होता है, और मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा नायलॉन था, जो मानव द्वारा बनाया था नायलॉन को, और नायलॉन दो शहर को नाम था, न्यूयॉर्क और दूसरा लंदन के नाम पर रखा गया था नायलॉन को। नायलॉन दो प्रकार के होते हैं, एक नायलॉन 6 होता है और नायलॉन 6 होता है। नायलॉन है जो बहुलक है कैप्रोलैक्टम का, नायलॉन 6 किसका बहुलक है, तो कैप्रोलैक्टम का, और नायलॉन 6 है जो एडिपिक एसिड का बहुलक है, किसका, एडिपिक एसिड का नायलॉन 6 बहुलक है। नेक्स्ट है सेल्यूलोज, ये किसका, तो पॉलीसेकेराइड का होता है, सेल्यूलोज जो पादप की कोश का भित्ति बनाता है, सेल्यूलोज, इसके द्वारा पहला रेशा रियोन बनता है, बुलेट प्रूफ जैकेट में केवलर बना होता है, इसके द्वारा निर्मित पहला रेशा रियोन होता है, पॉलीसेकेराइड सेल्यूलोज होता है, पादप की कोश का भित्ति बना होता है सेल्यूलोज का। नेक्स्ट है रबड़, विश्व का सर्वाधिक होता है थाईलैंड में, भारत में सर्वाधिक होता है, प्राप्त होता है लैटेक्स, क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय से होता है रबड़। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन और कृत्रिम रबड़ नियोप्रीन होता है। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन होता है, कृत्रिम बहुलक नियोप्रीन होता है। रबड़ और सल्फर के गंधक के मिश्रण होता है रबड़ और सल्फर। रबड़ को बल्कनीकरण जड़ रबड़ से प्राप्त हो, इससे प्रत्यास्थता बढ़ जाता है रबड़ में, और मजबूती बढ़ जाता है और कठोरता भी बढ़ जाता है। बुलेट प्रूफ कांच का निर्माण पॉलीकार्बोनेट के द्वारा होता है, बुलेट प्रूफ कांच का निर्माण किसका, पॉलीकार्बोनेट से। और बुलेट प्रूफ जैकेट केवलर से बनता है, ठीक ना। बुलेट प्रूफ कांच का निर्माण पॉलीकार्बोनेट से होता है, बुलेट प्रूफ कांच। लोहा और जस्ता को जस्तीकरण या एसिड लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। कांच में क्या होता है, कांच में शीशा होता है, लेटिन पल्बम होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, 82 होता है कांच का। लेड का कितना 82 होता है, एटॉमिक मास कितना 207 होता है। कांच का एटॉमिक मास 207 और इसका एटॉमिक नंबर 82, और इसका एस गलेना होता है। और इसका कांच बनता है बालू और सिलिकेट से बनता है, बालू सिलिकॉन ऑक्साइड और सोडियम एसिड और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सचर होता है बालू कांच, सिलिकॉन ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट का। ये अति शीतित यानी सुपर कूलेंट लिक्विड भी कहा जाता है, अति शीतित द्रव कांच होता है। और तपानु शीतलन कांच का बहुत अधिक गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा करने पर तपानु शीतलन
कहलाता है। कांच को बहुत अधिक गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करना क्या कहलाता है? तापानुशीतलन कहलाता है। तापानुशीतलन। कांच को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करना तापानुशीतलन कहलाता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ का अवशेष से सीसा प्राप्त होता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ के अवशेष से क्या प्राप्त होता होगा? तो सीसा। कांच पर लिखने के लिए HF एसिड का प्रयोग करते हैं। कांच को कठोर बनाता है KCl। इंपॉर्टेंट है 2 पॉइंट। कांच को कठोर कौन बनाता है? तो पोटेशियम क्लोराइड है जो कांच को कठोर बनाता है, KCl। और कांच पर लिखा जाता है HF एसिड के द्वारा, HF एसिड। नेक्स्ट है प्रमुख कांच उपयोग। क्रूक्स कांच है जो धूप वाले चश्मा में जिसका डायोप्टर 0 डायोप्टर होता है। क्रूक्स कांच धूप वाला। क्रोन कांच में पावर वाला चश्मा होता है, जैसे चश्मा का लेंस बनाया जाता है क्रोन कांच का। क्रोन कांच के पावर वाला चश्मा होता है जिसमें चश्मा का लेंस होता है। पायरेक्स में प्रयोगशाला के बर्तन में प्रयोग किया जाता है पायरेक्स कांच। सोडा या मृदु कांच में ट्यूबलाइट या बोतल में बनाया जाता है। सोडा कांच या ट्यूबलाइट को किसमें? ट्यूबलाइट और बोतल में बनाया जाता है सोडा कांच को। फ्लिंट कांच होता है कैमरा कांच और दूरबीन के कैमरा में बनाया जाता है। फ्लिंट कांच कैमरा के कांच और दूरबीन के कैमरा में बनाया जाता है। फ्लिंट कांच कैमरा और दूरबीन के कांच में फ्लिंट कांच। सोडा कांच या मृदु कांच ट्यूबलाइट में। पायरेक्स प्रयोगशाला में फ्लिंट कांच कैमरा या दूरबीन। फ्लिंट कहेगा तो कैमरा और दूरबीन। कांच का रंग होता है सिल्वर ब्रोमाइड में कांच का रंग काला हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड में कांच का रंग कैसा होगा? काला। सिल्वर ब्रोमाइड में कांच का रंग काला हो जाता है। फेरस ऑक्साइड में कांच का रंग हरा हो जाएगा। फेरस ऑक्साइड में कांच का रंग हरा और फेरिक ऑक्साइड में कांच का रंग भूरा हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड में काला हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड में हरा हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड कहेगा तो भूरा हो जाएगा और मैग्नीज ऑक्साइड में कांच का रंग लाल हो जाता है और कैडमियम ऑक्साइड में पीला हो जाता है और क्वार्ट में गहरा नीला हो जाएगा। तो सिल्वर ब्रोमाइड में काला हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड में हरा हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड में हरा, सिल्वर ब्रोमाइड में काला, फेरिक ऑक्साइड में भूरा हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड भूरा, सिल्वर कहेगा तो काला, फेरस कहेगा तो हरा, फेरिक ऑक्साइड कहेगा तो भूरा। मैग्नीज ऑक्साइड में कांच का रंग कैसा? लाल हो जाएगा। मैग्नीज में कांच का रंग लाल हो जाएगा और कैडमियम में पीला हो जाएगा। मैग्नीज में कांच का रंग कैसा हो जाता है? तो लाल, कैडमियम में ऑक्साइड में पीला। मैग्नीज ऑक्साइड में कांच का रंग लाल हो जाएगा, कैडमियम ऑक्साइड में पीला हो जाएगा। क्वार्ट ऑक्साइड को गहरा नीला कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड को भूरा और फेरस के हरा और सिल्वर ब्रोमाइड को काला कहते हैं। आतिशबाजी में लाल को कारण क्या होता है? तो स्ट्रांशियम के कारण। हरा होता है बेरियम के कारण, स्ट्रांशियम के कारण लाल हो जाएगा आतिशबाजी में और बेरियम के कारण हरा हो जाएगा। नेक्स्ट है सीमेंट और इसका खोज जोसेफ एस्पिडिन ने 1824 में किए थे, जोसेफ एस्पिडिन के द्वारा। बिहार में डालमिया के रोहतास में स्थित है सीमेंट कारखाना, डालमिया रोहतास में। सीमेंट इंग्लैंड में और नामक पोर्टलैंड सीमेंट था। भारत की पहली बार सीमेंट कारखाना मद्रास के चेन्नई में खोला गया था। कब? 1904 में। पहली बार सीमेंट कारखाना मद्रास में, कब? 1904 में। सीमेंट का मुख्य कच्चा माल चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सीमेंट का मिश्रण में क्या होता है? तो चूना पत्थर, सिलिका, एल्युमिनिया जल्दी जमाएगा। आयरन ऑक्साइड दूसरा मजबूती देता है आयरन ऑक्साइड। और मैग्नीज क्या? मैग्नीज और जिप्सम धीरे धीरे जमाता है जिप्सम। एल्युमिनिया क्या करेगा? तो जल्दी जमाएगा और जिप्सम क्या करता है? तो धीरे धीरे जमाता है। आयरन ऑक्साइड से मजबूती देता है सीमेंट को। और नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता। वैसा पदार्थ जिसमें अल्फा बीटा गामा का किरण निकलती है उसे रेडियो सक्रियता कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अल्फा बीटा गामा किरण निकलेगा उसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। परमाणु संख्या कितना होता है? 82 होता है रेडियो सक्रियता का। 82 के बाद प्रारंभ होता है रेडियो सक्रियता। यूरेनियम जैसे एग्जाम्पल में हो गए यूरेनियम, रेडियम, पोलेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। यूरेनियम, रेडियम, पोलेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम क्या? तो ये सब रेडियो सक्रियता है। यूरेनियम, रेडियम, पोलेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है और परमाणु भार 235 होगा। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92, रेडियम का 88 होता है। रेडियम का एटॉमिक नंबर 88, यूरेनियम का 92, पोलेनियम का 84 यानी 84 होता है। पोलेनियम 84 और थोरियम का 90। थोरियम का एटॉमिक नंबर कितना? 90। यूरेनियम का 92 होता है, रेडियम का 88 होता है, पोलेनियम का 84 होता है, थोरियम का 90 होता है, प्लूटोनियम के 94 हो जाए। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92, रेडियम का 88, रेडियम का 88, रेडियम का 88, यूरेनियम का 92 होता है, पोलेनियम के 84,
पोलोनियम का एटॉमिक नंबर 84 होता है। थोरियम का कितना 90 होता है। प्लूटोनियम का 94 होता है। प्लूटोनियम 94, थोरियम का 90, थुर्दिया 90। रेडियो सक्रियता रेडियो एक्टिविटी, इसका खोज हेनरी बेक्यूरेल ने और परमाणु संख्या 82 के बाद होता है और इसमें किरण निकलती है अल्फा बीटा गामा और इसे मापा जाता है रेडियो सक्रियता के जीएम काउंटर यानी गाइगर मूलर काउंटर के द्वारा। इसका मात्रक क्या है? इसे मात्रक बेक्यूरेल होता है जो सबसे छोटा मात्रक होता है। बेक्यूरेल क्या होता है? सबसे छोटा मात्रक जो 1/6 को दर्शाती है, 1/6 पर सेकंड को दर्शाती है बेक्यूरेल। और मात्रक क्यूरी जो सबसे बड़ा मात्रक होता है रेडियो सक्रियता का। बेक्यूरेल छोटा मात्रक है और क्यूरी जो सबसे बड़ा, और 3.7 × 10⁻10 6 सेकंड दर्शाता है। 3.7 × 10 6 सेकंड कौन दर्शाता है? क्यूरी। अन्य मात्रक रदरफोर्ड है जो कितना दर्शाता है? 10⁻6 6 को दर्शाता है रदरफोर्ड। नेक्स्ट है मैडम क्यूरी जो 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला मैडम क्यूरी के, एक 1903 में, दूसरा 1911 में। 1903 में भौतिकी रेडियो सक्रियता यानी भौतिकी रेडियो सक्रियता की खोज के लिए मिला था और हर्षबर्न प्यूरे क्यूरी, और इसका 1911 में रसायन में रेडियम की खोज के लिए मिला था मैडम क्यूरी के। 1903 और 1911 में रेडियम की खोज के लिए। मैडम क्यूरी की बेटी क्या है? तो ईरानी क्यूरी, और इसका पति क्या था? एफ जूलियट। और ईरानी क्यूरी भी नोबेल पुरस्कार जीते हैं। रेडियो सक्रियता के बारे में बताया था कौन? ईरानी क्यूरी ने बताया था। मैडम क्यूरी की बेटी ईरानी क्यूरी। रेडियो सक्रियता के बारे में बताया, पति एफ जूलियट था। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी मैडम क्यूरी। एक बार मिली थी रेडियो सक्रियता के लिए, दूसरी बार रेडियम के लिए 1911 मिला था। 1903 और 1911। रेडियो सक्रियता जिम्मेदार कौन कौन है? तो न्यूट्रॉन स्थित होती कहाँ? नाभिक में। रेडियो सक्रियता का जिम्मेदार न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन कहाँ पे स्थित होता है? नाभिक में। अस्थायी नाभिक न्यूट्रॉन होता है। और अस्थायी नाभिक कौन कौन है? तो अल्फा बीटा गामा एक अस्थायी नाभिक होते हैं जो न्यूट्रॉन में पाए जाते हैं और इसका अनुपात न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन जो 1.5 से बड़ा होता है। 1.5 से बड़ा हुआ न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन। और रेडियो सक्रियता तत्व का पहचान है कितना? यूरेनियम का 92 और एटॉमिक मास 235, प्रोटॉन 92 और 143 न्यूट्रॉन घटेगा तो। और हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्राइटियम होता है। और ये साधारण जल में H2 होते हैं और ड्यूट्रियम में D2 होते हैं। और तीसरा रेडियो सक्रियता होता है। और इसमें आवेश अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण होता है। आवेश में तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो सबसे अधिक होता है अल्फा कण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक हो, बीच में बीटा कण होगा। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होगा? तो गामा किरण का। सबसे अधिक किसका? तो अल्फा कण का आवृत्ति सबसे कम और ऊर्जा भी सबसे कम और भेदन क्षमता भी सबसे कम गामा का। सबसे अधिक हो जाएगा आवृत्ति, ऊर्जा और भेदन क्षमता किसका? गामा किरण का हो जाएगा। गामा किरण उदासीन आवेशीन होता है, बीटा कण निगेटिव होगा, अल्फा कण पॉजिटिव हो जाता है। अल्फा कण पॉजिटिव, गामा निगेटिव और गामा बीटा निगेटिव हो जाता है और गामा क्या हो जाएगा? तो उदासीन हो जाएगा। तो आवृत्ति, ऊर्जा, भेदन क्षमता किसका? गामा का। आवृत्ति, ऊर्जा और भेदन क्षमता गामा का होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक अल्फा का होता है। आयनन ऊर्जा सबसे अधिक किसका? तो अल्फा का हो जाएगा। सबसे कम आयनन ऊर्जा गामा का हो जाएगा। वेग कितना? सबसे कम प्रकाश का 1/10 भाग होता है वेग, और सबसे अधिक वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है गामा का। और चुंबकीय तरंग नहीं पाए जाते हैं और गामा में चुंबकीय तरंग पाए जाते हैं गामा में। तो ये हो गया रेडियो एक्टिविटी कण का। तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक अल्फा में, अल्फा कण में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। आवृत्ति ऊर्जा, भेदन क्षमता सबसे अधिक गामा में होगा। आयनन ऊर्जा सबसे कम अधिक होगा, आयनन ऊर्जा अल्फा में होगा। सबसे वेग का होता है तो 1/10 होता है वेग होता है अल्फा कण में प्रकाश का 1/10 और बीटा में प्रकाश का 9/10 और सबसे अधिक वेग होगा गामा किरण में। और चुंबकीय तरंग केवल गामा किरणें में पाया जाता है, ना अल्फा में पाएगा ना बीटा में पाएगा। 1 अल्फा जो क्या होता है? तो एक परमाणु भार में क्या होता है? तो अल्फा में -4 की कमी होता है परमाणु भार में। और द्रव्यमान में क्या होता है? एटॉमिक संख्या में 2 की कमी होता है। जैसे हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो ये इसमें क्या होगा? तो द्रव्यमान में अल्फा में 4 की कमी होगा और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होगा। जैसे यूरेनियम है और इसमें 235 है, तो 2 अल्फा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो पहले 4 की कमी हो जाएगा
4 12 है नहीं, 4 दूनी 8 हो गया, तो 8 को एटॉमिक नंबर घटेगा और 4 को 2 दूनी 4 क्या एटॉमिक नंबर उसी प्रकार घटते चल जाएगा, अवशेष के रूप में सीसा प्राप्त होगा। 1 बीटा में क्या होगा, तो एटॉमिक परमाणु भार, और जेड क्या है तो परमाणु संख्या, इसमें परमाणु भार में कोई चेंज नहीं हुआ और इसमें एक वृद्धि होगा। बीटा में क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर में एक वृद्धि कर देगा। उसी प्रकार देखो 1 से 100 और 300, तो एक बीटा निकालेंगे तो ये क्या एटॉमिक नंबर में घटाया, फिर 4 बीटा जोड़ें तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 बीटा जोड़ेंगे तो इसमें तो 4 बीटा जोड़ जाएगा एटॉमिक नंबर में, तो 101 प्लस 4 105 हो जाएगा। अर्ध जीवन काल क्या होता है, टी हाफ बराबर कितना होता है, तो 6400 होता है, और एक हाफ करेंगे तो 6400 वर्ष होता है, और इसका और हाफ करेंगे 6400, तो 1/8 करेंगे तो कितना 6400, टोटल कितना, तो ये 128। एक हाफ वर्ष कितना 64 वर्ष में, जैसे 100% होता है फिर 50 वर्ष में, तो 50% 50 वर्ष 25% हो जाएगा, आधा करते जाएंगे तो 50 वर्ष में डिफरेंस हो जाएगा। अर्ध जीवन काल हाफ लाइफ पीरियड होता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है, ये द्रव्यमान और तापमान पर निर्भर नहीं करता है। रेडियो हमेशा भार और द्रव्यमान आधा होने में समान समय लगता है। भार और द्रव्यमान आधा होने में कितना समान समय लगता है। इसमें द्रव्यमान और तापमान पर नहीं, अर्ध जीवन काल है जो द्रव्यमान और तापमान पर निर्भर नहीं करता। ये जैसे यू का द्रव्यमान 100 ग्राम है और इसका टी हाफ अर्ध जीवन काल है 800 वर्षों में, तो ये 100 ग्राम है और 800 वर्षों में 50 ग्राम हो गया, और तो कह रहा है कि 25 ग्राम होने के लिए कितना, तो 800 प्लस 800 1600 वर्ष हो जाएगा। उसी प्रकार है कि रेडियम का 16 ग्राम है और टी हाफ 200 वर्ष में होता है, तो 2 ग्राम होने में कितना है, तो ये 1600 ग्राम 2 वर्ष में कितना आधा हो गया 8 ग्राम, फिर 200 वर्ष में आधा 8 के आधा 4 हो जाएगा, फिर 200 वर्षों में 2 ग्राम हो जाएगा, तो 2 ग्राम करने में कितना हो गया, 2 दूनी 4 2 6 हो गया, तो 600 वर्ष लग जाएगा 2 ग्राम होने में। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता, जो टी हाफ है 150 वर्ष में लगता है 75% नष्ट हो जाएगा, तो ये 100% है, ये 150 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो 50% हाफ हो जाएगा, तो ये 50 और ये भी 25, तो 75% नष्ट हो गया कि नहीं, तो 25 से 50 75% नष्ट होता है 150 300 वर्षों में, तो 100 में से 25 गया कितना बचा 75% नष्ट हुआ, तो 75 कितना 300 वर्षों में। नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं और नाभिकीय विखंडन को न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। फ्यूजन जब छोटे छोटे तारा मिलकर एक बड़ा तारा का निर्माण कर देता है उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य तारा हाइड्रोजन बम में क्या होते हैं, सूर्य तारा हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन, जब 2 हाइड्रोजन मिलकर 2 हीलियम का निर्माण करता है और ज़्यादा खतरनाक परमाणु कितना, परमाणु का 1000 गुना होता है, परमाणु का 1000 गुना होता है, ज़्यादा खतरनाक होता है नाभिकीय संलयन। परमाणु का एक अत्यधिक उच्च तापमान होता है नाभिकीय संलयन में। और नाभिकीय विखंडन होता है जो परमाणु के अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है, और परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित नाभिक विखंडन होता है। इसमें परमाणु कम खतरनाक होते हैं और साधारण तापमान होता है, जिम्मेदार न्यूट्रॉन होता है। इसमें कम खतरनाक साधारण तापमान होते हैं। परमाणु रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के बराबर होता है। परमाणु बम में अनियंत्रित नाभिकीय संलयन विखंडन होता है। परमाणु बम का जिम्मेदार कौन होता है, तो न्यूट्रॉन होता है। इसमें अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है परमाणु बम। खोज ओपेनहाइमर ने 1942 यूएसए में किया था परमाणु बम। ओपेनहाइमर ने 1942 में किया था परमाणु बम का खोज। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत विकास किया गया था परमाणु बम को, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विखंडन के सिद्धांत पर नाभिकीय कार्य करता है। और अनियंत्रित क्या रहता है, तो न्यूट्रॉन परमाणु बम में अनियंत्रित के रूप में होता है। जैसे यूरेनियम हो गया और प्लूटोनियम हो गया। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 94 और एटॉमिक इसका यूरेनियम का प्लूटोनियम का 94 होता है, यूरेनियम का 92 होता है। और हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 में यूरेनियम छोड़ा गया था जिसका नाम था लिटिल बॉय, और 9 अगस्त 1945 को फैटमैन था जो प्लूटोनियम छोड़ा गया था 9 अगस्त को। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर के जिम्मेदार न्यूट्रॉन होता है। कौन, न्यूट्रॉन। नाभिकीय नियंत्रण विखंडन पर आधारित होता है। नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, विखंडन पर। और खोज एनरिको फर्मी ने कब किया था, तो 1942 में। 1942 में नाभिकीय रिएक्टर को बनाया गया था एनरिको फर्मी के द्वारा, और इसमें नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का छड़ होता है जिसमें एक ग्रेफाइट और D2 होता है।
नियंत्रित करने के लिए ग्रेफाइट और D2O का प्रयोग किया जाता है और इसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम पाया जाता है। चेरनोबिल नाभिकीय रिएक्टर घटना यूक्रेन के जो 1986 में घटा था, ये यूक्रेन में। न्यूट्रॉन मंदक और नियंत्रक और जर्कोनियम तत्व होते हैं। न्यूट्रॉन में क्या होते हैं, मंदक के रूप में और विमंदक के रूप में भारी जल D2O और ग्रेफाइट कार्य करता है। मंदक और विमंदन के रूप में D2O भारी जल ग्रेफाइट और नियंत्रक के रूप में कैडमियम का छड़ और बेसोन का छड़ का प्रयोग किया जाता है नियंत्रित के लिए। मंदक के लिए भारी जल D2O ग्रेफाइट का, नियंत्रण के लिए कैडमियम का छड़ और बेसोन का छड़ का प्रयोग किया जाता है नियंत्रण। और कोनियम जर्कोनियम तत्व कौन कौन है, तो गैस O2 एवं N2 जलता है तो ये क्या है, तो जर्कोनियम हो गया और अवशोषित कर लेता है। O2 और N2 जलता है और अवशोषित कर लेता है तो जर्कोनियम तत्व का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर तारापुर महाराष्ट्र अप्सरा, जो एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा नाभिकीय रिएक्टर तारापुर महाराष्ट्र अप्सरा। ट्राम्बे, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ट्राम्बे में, रावत बाटी राजस्थान में, काकड़ापारा गुजरात में। कैगा एटॉमिक है कहाँ, कर्नाटका में, कुडनकुलम तमिलनाडु में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में। 1 AMU बराबर कितना होता है, तो 931 मास इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1 मास इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻13 जूल होता है। -13 1 मास इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना, 1.6 × 10⁻13 जूल। और 1 इलेक्ट्रॉनिक मास यूनिट बराबर 931 मास इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होता है। 931 मास इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। समान पदार्थों के मिश्र धातु, तो पीतल में क्या होता है, तो कांजी होता है, कुल 70 और 30% बर्तन बनाने के उपयोग में। कांसा में क्या होता है, कॉपर, कांटी, सिक्का और घंटी बर्तन बनाने में होता है। कांसा में कांटी, जर्मन सिल्वर में कांची नहीं, बर्तन बनाने में होता है। रोल्ड गोल्ड में कॉपर और एल्युमिनियम सस्ते आभूषण में। गन मेटल में कांजाटी, तोप, गियर, बेयरिंग बनाने में होता है। डेल्टा मेटल में कांजिफ है और ये जहाज़ के पंखा बनाने में किया जाता है। 60%, 38, 2% होता है। गन मेटल में 90-2-8, रोल्ड गोल्ड में 90-10 होता है और कांसा में भी 90-10 होता है। पीतल में 70-30 होता है, पीतल में 70-30। जर्मन सिल्वर में 60-20-20 भी होता है बर्तन बनाना। डेल्टा मेटल में कांजिफ है और इस जहाज़ के पंखा बनाने में डेल्टा मेटल का प्रयोग करते हैं। और मूंज मेटल, कॉपर और जिंक होता है। 60 और 40 के रेशियो में सिक्का बनाने में मूंज मेटल से सिक्का बनाया जाता है। डच मेटल में कॉपर और जिंक रहता है 80% और 20% के रूप में, जो सस्ते आभूषण बनाए जाते हैं डच मेटल का। मोनल मेटल में कॉपर और निकल रहता है, जिसे क्षार रखने वाले बर्तन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मोन मेटल का कॉपर और निकल 70 और 30% होता है। टाका में टीन और शीशा रहता है, 67 और 33% के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों के जोड़ों में टाका लगाया जाता है। रोज मेटल में बिस्मथ, लेड, टीन होता है, जो बिस्मथ 50%, 28% लेड और 22% क्या रहता है, टीन रहता है। ये ऑटोमेटिक फ्यूज बनाने के लिए किया जाता है। रोज मेटल का प्रयोग ऑटोमेटिक फ्यूज। और मैग्नीशियम में एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम 95%, मैग्नीशियम 5% होता है। हवाई जहाज को ढांचा बनाने के लिए होता है। ड्यूरेलियम में एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम बर्तन बनाने में, रसोई सामान बनाने में होता है। टाइप मेटल में लेड, शीशा, टीन होता है। पीतल हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहने में वायु में रंगहीन हो जाता है। औषधि रसायन, औषधियों के अध्ययन को फार्मोलॉजी कहते हैं। औषधि रसायन में वैसा रसायन जिसका उपयोग रोगों का निदान, निवारण, उपचार के लिए किया जाता है, उसे औषधि रसायन कहा जाता है। औषधि विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है, प्रतिरोधी। एंटीबायोटिक में जीवाणुरोधक, एंटीबायोटिक में जीवाणुरोधक होते हैं, जीवाणु को रोक देता है। और एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी होता है, डायरेक्ट अटैक करेगा। एंटीपायरेटिक ज्वरनाशक होता है। एनाल्जेसिक दर्द निवारक, पीड़ाहारी होता है। प्रशांतक ट्रैंक्विलाइजर होता है। प्रशांतक और सल्फर ड्रग्स को सल्फर यौगिक कहा जाता है। एंटी एसिडिटी क्या होता है, तो अम्लीयता निवारक होता है। एंटी फर्टिलिटी गर्भ निरोधक होता है। एंटीसेप्टिक क्या है, तो ये सूक्ष्म जीव का निष्क्रिय करता है। एंटीसेप्टिक सूक्ष्म जीव को निष्क्रिय करता है और सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकता है। एंटीसेप्टिक सूक्ष्म जीव को मारता है बाहर से। और एंटीसेप्टिक घाव, फोड़ा, फुंसी, कट फट जाती है तो एंटीसेप्टिक का प्रयोग किया जाता है। जैसे एंटीसेप्टिक में डिटॉल हो गया, फिनॉल हो गया, फिटकिरी हो गया, टिंचर हो गया, आयोडीन हो गया, साबुन हो गया, बोरिक एसिड, बिकोक्रीम, हल्दी, शराब, सैनिटाइजर, लाल दवा और इथाइल अल्कोहल, ये सब क्या है, एंटीसेप्टिक है।
डिटॉल, फिनॉल, फिटकिरी, टिंचर आयोडीन, साबुन, बोरिक एसिड, बिको, सैनिटाइजर, केमोनोफोर, लाल दवा और इथाइल अल्कोहल, ये सब क्या है एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक जो जीवाणुरोधक होता है, इसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कब किया था? 1929 में किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा एंटीबायोटिक का निर्माण। और इसका नामक पेंसिलियम था, इसका कवक के द्वारा बनाया गया था पहला एंटीबायोटिक पेंसिलियम। इसका कार्य क्या था? सूक्ष्म जीव को मारता है और अंदर से मारता था। कौन? एंटीबायोटिक। इसका उदाहरण है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, रिफामाइसिन और टेट्रासाइक्लिन और साइक्लोस्पिरिन्स। स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, क्लोरोमाइसिन, रिफामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और साइक्लोस्पिरिन्स, ये क्या तो एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टो, जेंटामाइसिन, क्लोरोमाइसिन, रिफामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और सेफ्लोस्पिरिन्स, ये सब क्या तो एंटीबायोटिक है जो जीवाणुरोधक है। पहचान अंतिम कौन करता है? तो माइसिन लगा कर किया जाता है। माइसिन सब रहेगा जो एंटीबायोटिक होता है। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक को दर्द निवारक या पीड़ाहारी कहा जाता है। इसका दर्द निवारण में किया जाता है जैसे पैरासीटामोल, एस्प्रिन, मॉर्फिन, कोडीन, एफिन और हेरोइन। पैरासीटामोल, एस्प्रिन, मॉर्फिन, कोडीन, एफिन और हेरोइन। मॉर्फिन, कोडीन, एफिन और हेरोइन और पैरासीटामोल, ये सब क्या? तो एनाल्जेसिक है। पुस्ता नामक पौधा से प्राप्त होता है मॉर्फिन, कोडीन, एफिन। एफिन हो गया, कोडीन हो गया, मॉर्फिन क्या? पुस्ता नामक से पाया जाता है मॉर्फिन, कोडीन, एफिन। नारकोटिक में इसका लत लगता है नारकोटिक। मॉर्फिन, एफिन, हीरोइन, इथाइल अल्कोहल, ये सब क्या है? तो नारकोटिक है। मॉर्फिन, एफिन, हीरोइन, इथाइल अल्कोहल, ये सब नारकोटिक है। और नॉन नारकोटिक में हो जाएगा इसकी लत नहीं लगता है। नॉन नारकोटिक जैसे पैरासीटामोल, एस्प्रिन, ये सब नॉन नारकोटिक है। और नारकोटिक में मॉर्फिन, एफिन, हीरोइन, इथाइल अल्कोहल, ये सब क्या है? तो नारकोटिक हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांकुलाइजर जो बेचैनी और उदासी, मायूसी और पागलपन, चिड़चिड़ाहट और उत्तेजना, मानसिक रूप से परेशान नींद के लिए ट्रैंकुलाइजर दिया जाता है। जैसे कोकेन, हेरोइन और बाइटलिन का उपयोग किया जाता है ये सब नींद लाने के लिए। कोकेन, हेरोइन, बाइटलिन निद्रा रोग में उपयोग किया जाता है। तो रिसेप्ट्रिडिन और ट्रोजोडोन ये सब निद्रा रोग है। रेस्पिरोडोन और ट्रेजोडोन ये सब क्या है? तो निद्रा रोग होता है। मूर्छित व्यक्ति के लिए ओपोइन का उपयोग किया जाता है। मूर्छित व्यक्ति, ओपोइन। नेक्स्ट है सल्फर ड्रग्स। सल्फर ड्रग्स में सल्फर का यौगिक होता है। इसमें सल्फोनामाइड जो जीवाणु को मारता है। सल्फर ड्रग्स क्या करता है? जीवाणु को मारता है, डायरेक्ट अटैक जीवाणु पर करेगा। सल्फर डाइजिन हो गया, सल्फा पिरिडिन हो गया, सल्फर थायोजाइड हो गया। सल्फा थायोजाइड, सल्फा पिरिडिन, सल्फा डाइजिन, सल्फा नीलामाइड, ये सब सल्फर ड्रग्स होता है जो क्या करता है? जीवाणु को मारता है। सल्फा नीलामाइड जो सबसे पहला सल्फर ड्रग्स बना था, सल्फा नीलामाइड, ये पहला सल्फर ड्रग्स था। 1908 में बना था सल्फा नीलामाइड, 1908 में सल्फा। नेक्स्ट है संक्रमण रोधी जो निर्जीव पदार्थ को संक्रमण रोधी बनाने में काम करती है। जैसे टॉयलेट को साफ करने, रोगी को कमरे में साफ करना और सर्जरी के सामान के संक्रमण रोधी बनाने के लिए संक्रमण एंटीसेप्टिक के रूप में का। जैसे फिनॉल क्या है? तो एंटीसेप्टिक और संक्रमण रोधी होता है। 0 तनु वालू इसका एंटीसेप्टिक का कितना होता है? 0 तनु पर होता है और संक्रमण रोधी 1 सांद्र पर होता है। जैसे फिनॉल, डिटॉल, क्रेसॉन का उपयोग सूक्ष्मजीवी नाशक के रूप में जाता है, यानी माइक्रोबैक्टीरियल में यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक या संक्रमण रोधी। नेक्स्ट है एंटा एसिडिटी। एंटा एसिडिटी अम्लीयता का निवारण करता है और एंटा एसिडिटी को समाप्त करने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। खाने वाले सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और इनोलवन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? एंटा एसिडिटी के रूप में कार्य करती है। एंटी फर्टिलाइजर का मतलब सहेली। एंटी फर्टिलाइजर में सहेली नामक दवा, मालाइन और मालाडी और नॉरएपिड्रिन, ये सब गर्भ निरोधक दवा है। सहेली, मालाइन, मालाडी, नॉरएपिड्रिन। सहेली, मालाइन, मालाडी, नॉरएपिड्रिन क्या है? सब गर्भ निरोधक दवा। नेक्स्ट है एनेस्थेटिक, निषेचक के रूप में प्रयोग किया जाता है बेहोशी के लिए। पहला निषेचक था
डाई इथाइल ईथर के द्वारा क्या करता था, तो एनेस्थेटिक दवा में यूज किया जाता था डाई इथाइल ईथर को। इसकी खोज विलियम मॉर्टन ने किया था 1846 में। डाई इथाइल ईथर को खोज कौन किया था, विलियम मॉर्टन के द्वारा 1846 में, जो एनेस्थेटिक के रूप में यूज किया जाता था। दूसरा एनेस्थेटिक है क्लोरोफॉर्म, CHCl3, 1847 में सिम्पसन ने खोजा था क्लोरोफॉर्म को। विलियम मॉर्टन ने डाई इथाइल ईथर को खोजा था जिसे एनेस्थेटिक में यूज किया जाता है। दूसरा एनेस्थेटिक था क्लोरोफॉर्म, जो 1847 में खोजा था सिम्पसन ने। और नाइट्रस ऑक्साइड हास गैस में, और क्लोरोपिक्रिन, कोकीन और सल्फोनेल और बोरोनॉल, ये सब क्या है, तो निषेचक हैं। कोकीन, सल्फोनेल, बेरोनॉल, क्लोरोप्रोपीन, ये सब क्या है, तो एनेस्थेटिक के रूप में यूज किया जाता है। और इसी के साथ केमिस्ट्री समाप्त होता है। और जय हिंद, जय भारत।